नमस्कार बच्चों, मैं इंद्रजीत सर आज 12वीं क्लास का एनसीईआरटी बुक जीव विज्ञान का अध्याय 2 लेके आया हूँ। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इसका हमने क्वेश्चन आंसर 1 से 8 तक प्रश्नों का कर लिया था और उसके बाद हम लोगों को 9 से करना है। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसको देखते हैं। नौ नंबर क्वेश्चन कहता है, स्वयं अयोग्यता क्या है? स्वयं अयोग्यता वाली प्रजातियों में स्वपरागन प्रक्रिया बीज की रचना तक क्यों नहीं पहुंच पाती है? उत्तर हो जाएगा स्वयं अयोग्यता परागन द्वारा परागकोश से परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, लेकिन परागन द्वारा यह सुनिश्चित नहीं होता कि एक जाति विशेष के परागकण उसी जाति विशेष के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते। प्रायः विभिन्न प्रकार के परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। स्त्री केसर में सही प्रकार के परागकणों को पहचानने की क्षमता होती है। सही प्रकार अर्थात उसी प्रजाति के परागकणों को स्त्री केसर स्वीकार कर लेता है और परागन पश्च घटना को प्रोत्साहित करता है, जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है। भिन्न प्रजाति के परागकणों के स्त्री केसर पर पहुंचने पर परागकणों का अंकुरण नहीं होता। यदि परागकणों का अंकुरण हो जाता है तो परागन नलिका वर्तिका में प्रवेश नहीं कर पाती, अर्थात स्त्री केसर परागकण को अस्वीकार कर दे। परागकण को पहचानने की क्षमता उसकी स्वीकृति या अस्वीकृति द्वारा अनुपालित होती है, जो परागकणों और स्त्री केसर के बीच निरंतर संवाद का परिणाम है। यह संवाद परागकण एवं स्त्री केसर के मध्य रसायनों की परस्पर क्रिया के कारण होता है। अनेक द्विलिंगी पुष्पों में स्वबंधता या स्वयं अयोग्यता का गुण होता है। अतः जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प या उसी पौधे के अन्य पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो परागकणों का अंकुरण नहीं होता। अतः निषेचन की अनुपस्थिति में इससे इन पौधों में बीज निर्माण नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। बैंगिंग या थैली लगाना तकनीक क्या है? पादप जनन कार्यक्रम में यह कैसे उपयोगी है? उत्तर बैंगिंग या बोरा वस्त्र तकनीक का उपयोग कृत्रिम संकरण में किया जाता है। इस तकनीक द्वारा द्विलिंगी पुष्पों में पराग के परफुष्टन से पूर्व पुष्प कलिका अवस्था से चिमटे
की सहायता से परागकोश को निकाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को बेसुंसन कहते हैं। बेपुंसित पुष्पों को उपयुक्त आकार की बटर पेपर से बनी थैलियों से ढक दिया जाता है। इससे अवांछित परागकण वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंचते। इस प्रक्रिया को बैगिंग या बोरा वस्त्रावरण कहते हैं। जब वस्त्रावृत पुष्प का वर्तिकाग्र परिपक्व हो जाता है, तब कृत्रिम रूप से संग्रहित वांछित परागकणों को वर्तिकाग्र पर छिटक कर पुष्प को पुनः थैले से ढक दिया जाता है। इसके फलस्वरूप परागकण अंकुरित होकर स्त्री केसर के बीजांडों में उपस्थित अंड कोशिका का निषेचन करते हैं। निषेचन के फलस्वरूप बीज और फल विकसित होता है। इस तकनीक से फसल की उन्नत किस्में विकसित की जाती है। ये अधिक उत्पादन करने वाली रोग प्रतिरोधी एवं कीट प्रतिरोधी प्रजातियां होती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। त्रिसंलयन क्या है? यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है? त्रिसंलयन में सम्मिलित न्यूक्लियाई का नाम बताइए। उत्तर हो जाएगा त्रिसंलयन परागन नलिका 2 केंद्रकों को भ्रूण कोश में मुक्त करती है। भ्रूण कोश में एक नर युग्मक अंडकोशिका से मिलकर युग्मनज बनाता है। इसे सत्त निषेचन या संयुग्म कहते हैं। दूसरा नर युग्मक द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक या 2 अगुणित ध्रुवीय केंद्रों से मिलकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक बना लेता है। यह भ्रूण कोश में संपन्न होता है। इस क्रिया को त्रिसंलयन कहते हैं। त्रिसंलयन में सम्मिलित केंद्रक हैं नर युग्मक प्लस 2 ध्रुवीय केंद्रक। आवृतजीवी पौधों में संयुग्मन तथा त्रिसंलयन को सम्मिलित रूप से द्विसेचन कहते हैं। युग्मनज से भ्रूण और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से भ्रूणपोष का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। एक निषेचित बीजांड में युग्मनज की कुछ समय की प्रस्तुति के बारे में आप क्या सोचते हैं? उत्तर: निषेचित बीजांड के भ्रूण कोश में द्विगुणित युग्मनज तथा त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक को छोड़कर अन्य कोशिकाएं विघटित हो जाती हैं। निषेचन के तुरंत बाद युग्मनज का विभाजन प्रारंभ नहीं होता। प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक से एक निश्चित सीमा तक भ्रूणपोष के विकसित हो जाने के पश्चात भ्रूण का विकास प्रारंभ होता है। यह एक प्रकार का अनुकूलन है ताकि विकासशील भ्रूण को सुनिश्चित पोषण प्राप्त हो सके। त्रिगुणित भ्रूणपोष की कोशिकाओं में भ्रूण के लिए उपयोगी खाद्य पदार्थ संचित रहते हैं। अतः बीजांड में युग्मनज की कुछ समय की प्रस्तुति भ्रूणपोष को विकसित की पर्याप्त अवधि और अवसर प्रदान करती है, साथ ही भ्रूण को पोषण सुनिश्चित करती है। क्वेश्चन नंबर 13। इनमें विभेद करें। बीज पत्राधार और बीज पत्रोपरि परागकुंचन
चोल और मूलांकुर चोल, अध्यावरण तथा बीज चोल, परिभ्रूणपोष एवं फल भित्ति। उत्तर हम देखते हैं। बीज पत्राधार और बीज पत्रोपरि में अंतर। बीज पत्राधार भ्रूण के बीजाक्ष का वह भाग जो बीजपत्र तथा मूलांकुर के मध्य स्थित होता है बीज पत्राधार कहलाता है। भ्रूण के बीजाक्ष का वह भाग जो बीजपत्र तथा परांकुर के मध्य स्थित होता है बीजपोत्रिका कहलाता है। बीज के अंकुरन के समय बीज पत्रधार में तीव्र वृद्धि के कारण बीजपत्र मृदा से ऊपर आ जाते हैं, जैसे अरंडी, सेम आदि। बीज के अंकुरन के समय बीज पत्रोपरि में तीव्र वृद्धि होने के कारण बीजपत्र मृदा में ही रह जाते हैं, जैसे चना, मक्का आदि। परांकुर चोल तथा मूलांकुर चोल में अंतर, तो इसको देखते हैं। 1 नंबर, एक बीजपत्रीय भ्रूण अक्ष से बीजपत्र स्कूलेटम के जुड़ाव स्थल से ऊपर भ्रूणीय अक्ष का बीज पत्रोपरि तथा प्रहोर शीर्ष कुछ आधपर्णों से आवृत होता है। यह खोखली पर्णीय संरचना होती है, इसे परांकुर चोल कहते हैं। इधर आइए, एक बीजपत्रीय भ्रूणीय अक्ष से बीजपत्र स्कूलेटम के जुड़ाव स्थल से नीचे भ्रूणीय अक्ष का बीजपत्राधार तथा मूलांकुर शीर्ष अविभेदित आवरण से आवृत होता है, इसे मूलांकुर चोल कहते हैं। दो नंबर, यह परांकुर की सुरक्षा करता है, यह मूलांकुर की सुरक्षा करता है। अध्यावरण तथा बीज चोल में अंतर, इसको देखते हैं। बीजांड द्वार के छोड़कर चारों ओर से एक या दो रक्षा आवरण से घिरा होता है, इसे अध्यावरण कहते हैं। यह बीजांड की सुरक्षा करता है। अध्यावरण निषेचन के बाद बीज चोल में परिवर्तित होता है। बीज चोल देखते हैं। बीज चारों ओर से बीजावरण से घिरा होता है। यह सामान्यतः 2 परतों से बना होता है। बाह्य आवरण दृढ़ एवं रक्षात्मक होता है, इसे बीज चोल कहते हैं। आंतरिक स्तर पतला होता है, इसे अंतः कवच कहते हैं। घ देखते हैं, परिभ्रूणपोष एवं फल भित्ति में अंतर। तो परिभ्रूणपोष को हम देख लेते हैं। कुछ बीजों में बीजांडकाय एक पतले आवरण के रूप में बचा रहता है, इसे परिभ्रूणपोष कहते हैं, जैसे कुमुदिनी, काली मिर्च, चुकंदर आदि। फल भित्ति में देखते हैं, निषेचन के बाद अंडाशय से फल भित्ति का निर्माण होता है। बीज तथा फल भित्ति मिलकर फल कहलाते हैं। शुष्क फलों में फल भित्ति प्रायः शुष्क एवं एक परत से बनी होती है, जबकि रस
सरस फलों में यह मांसल तथा 3 परतों से बनी होती है। तो इसमें इतना ही। इसका बाकी वीडियो हम तीसरे वीडियो में देखेंगे।